हेलो एवरीवन। आज 29 नवंबर है और आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं 1 दिसंबर से जो भी डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा उसकी 2 पेजर पीडीएफ में डाल दिया करूंगा और मंथ के एंड में मंथली कंपाइलेशन भी पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये मंथली कंपाइलेशन और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है कि आज पीएम मोदी की स्पीच में, एक्चुअली कल जो पीएम मोदी ने स्पीच दी थी उसमें उन्होंने बोला कि इंडिया का जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसे हम प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने जा रहे हैं। अभी तक जो न्यूक्लियर सेक्टर था वो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट कंपनीज ही चलाती थी और जैसे एनपीसीएल जैसी कंपनी चलाती थी, पर अब इसमें प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा टारगेट है 2047 से 7 तक 100 गीगावाट एनर्जी न्यूक्लियर पावर से जनरेट करने का, अगर उसे एकम्प्लिश करना है तो हमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो ये करने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, इंडिया के अलावा सिर्फ ये चीज़ यूएसए में होती है। तो यूएसए के अलावा और इंडिया जो करने जा रहा है फ्यूचर में कर देगा, इसके अलावा और ये चीज़ कहीं भी देखने को नहीं मिलती कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट न्यूक्लियर फील्ड में है। चाइना और रशिया जैसे देश जो कम्युनिस्ट नेशन है, ऑब्वियसली वहाँ पे तो नहीं होगा, पर फ्रांस जैसे और इंग्लैंड जैसे देशों में भी बहुत ही रेगुलेटेड इन्वॉल्वमेंट होती है प्राइवेट सेक्टर की। ज़्यादातर सरकारी कंपनियां ही संभालती हैं प्राइवेट न्यूक्लियर सेक्टर को। तो इन फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि अगर हमें वो टारगेट अचीव करना है 100 गीगावाट का तो हमें ये करना ही पड़ेगा। और इससे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी चीज़ों को बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो देखते हैं फ्यूचर कोर्स क्या होता है इसका। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि यूनेस्को रिकग्निशन। अब जैसे आप सभी को पता होगा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे बहुत सारी साइट जैसे चराइदेव मोइडाम आसाम की हो गई, फिर शिवाजी के जो फोर्ट्स थे, वो सारी चीज़ें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो चीज़ें आती हैं वो इंक्लूड कैसे होती हैं, इसका प्रोसेस देखना हमें। तो सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट के बारे में जानेंगे। टेंटेटिव लिस्ट में क्या करता है, अगर किसी कंट्री को कोई चीज़, कोई मॉन्यूमेंट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कराना है तो वो टेंटेटिव लिस्ट में उस चीज़ को वो कंट्री प्लेस करवा देती है। मान लीजिए इंडिया को ताजमहल को, इनके ताजमहल पहले से है, पर ताजमहल को पुट करवाना, तो इंडिया सबसे पहले उसे टेंटेटिव लिस्ट में डाल देगा। फिर टेंटेटिव लिस्ट में अगर कोई साइट पड़ गई तो फिर उसके लिए एक नॉमिनेशन फाइल प्रिपेयर किया जाएगा। अब नॉमिनेशन फाइल में क्या होगा, उस साइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स होंगी कि उसके सारे मैप्स होंगे, कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर चीज़ उसकी सारी डिटेल इस चीज़ में दी जाएगी नॉमिनेशन फाइल में। फिर ये फाइल सबमिट कर दी जाती है किसे, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को ये फाइल सबमिट कर दी जाएगी। अब वर्ल्ड हेरिटेज के सेंटर के पास ये फाइल चली गई तो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत स्क्रूटनी उस पर करेगा। उसके बाद इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट, आई को मॉस, ये जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आकर के उस साइट को इवेल्युएट करती है अगर वो कल्चरल साइट है तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईकोमॉस अगर कल्चरल साइट है तो उसको इवेल्युएट करेगी, और आईयूसीएन इवेल्युएट करेगी अगर वो नेचुरल साइट है तो ये दो इवेल्युएशन होने के बाद फिर असेसमेंट होगा उसका और उस चीज़ को प्लेस कर दिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में। तो अभी रिसेंट न्यूज़ में क्या था कि छत्तीसगढ़ में एक सिरपुर आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको गवर्नमेंट ने टेंटेटिव लिस्ट में डालने का फैसला किया है। तो अब फ्यूचर में देखते हैं, इस यहाँ पे लक्ष्मण टेम्पल, एक टेम्पल है जो कि 7th सेंचुरी में बनाया गया था, जिसका शिखर जो है वो एंटायरली ब्रिक का बना हुआ है। ये रहा वो लक्ष्मण टेम्पल और ये है इसका शिखर जो कि एंटायरली ब्रिक का बना हुआ है। तो इस चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इन फ्यूचर कोर्स में क्या होगा कि वहां पे फिर डॉक्यूमेंटेशन इसके सबमिट हो जाएंगे, फिर इवेल्युएशन हो जाएगा इसका और फिर उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो फ्यूचर में हमारे यहाँ पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट और बढ़ने वाली है। तो ये था इस टॉपिक से रिलेटेड। जो अगला टॉपिक है वो हमारा पॉलिटी का है। पॉलिटी में आर्टिकल 240, आप लोगों ने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि गवर्नमेंट ने जो चंडीगढ़ है उसको यूनियन टेरिटरी से अपने 240 के अंदर डालने का फैसला किया था कि हम चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर डाल देंगे, पर फिर स्टेट से बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज ने, रूलिंग पार्टीज ने अपोज किया
कि ऐसे चंडीगढ़ की सारी ऑटोनॉमी चली जाएगी। तो फिर गवर्नमेंट ने इस चीज को विड्रॉ कर लिया है, तो अब चंडीगढ़ उस लिस्ट में नहीं जाने वाला है। तो आर्टिकल 240 में होता क्या है? तो आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है। किस चीज का एम्पावरमेंट देता है? कि प्रेसिडेंट पीस से रिलेटेड, प्रोग्रेस और गुड गवर्नेंस से रिलेटेड रेगुलेशंस ला सकते हैं कुछ यूटीज में। अब वो कुछ यूटीज कौन कौन सी हैं? वो यूटीज जो हैं वो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ये यूटीज में प्रेसिडेंट अपने हिसाब से ला सकते हैं कोई भी रेगुलेशन। और अगर पुडुचेरी में जो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो ये केस पुडुचेरी में भी लगता है। इसका मतलब पुडुचेरी एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि पुडुचेरी एक स्पेशल केस है यहाँ पे। बाकी ये तीन यूटीज हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो अब इसमें जो ये भी प्रेसिडेंट रेगुलेशन लाते हैं, ये जो भी होता है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जैसा इसका पावर होता है। मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा ही सेम पावरफुल होता है, सेम इफेक्ट होता है, ऐसा कि जैसे पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास करके वो रेगुलेशंस लाई हो। तो ये चीज जैसे चंडीगढ़ के लिए ये प्रपोज की गई थी पर विड्रॉ कर ली गई। तो अब चंडीगढ़ का स्टेटस इस टाइम क्या है? जो पुराना था वही है कि चंडीगढ़ एक यूटी है जिसे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1996 के थ्रू बनाया गया था। ये एक शेयर्ड कैपिटल है किसका? पंजाब का और हरियाणा का। अब गवर्नमेंट ऑफ जो सॉरी जो गवर्नर ऑफ पंजाब है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गवर्नर ऑफ पंजाब है वो ही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करते हैं। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नर ऑफ पंजाब ही एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं चंडीगढ़ के। फिर जो अगली चीज है कि इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है कि क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों का ये कैपिटल है, तो इसके पास अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे होगी? ठीक, तो ये रही बात इस चीज से रिलेटेड। और जो अगला टॉपिक फिर हमारा आएगा वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का है। अब ये एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने 2014 में लॉन्च की थी, 2014, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। इनमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, किसकी? बोवाइंस की। और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना। बोवाइंस मतलब जो मिल्क रियरिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफैलो हो गई, इन सब टाइप के एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और उनकी मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाना। फिर जेनेटिक मेरिट इंप्रूव करना, मतलब ऐसे बुल्स का यूज करना इंसेमिनेशन के लिए जिनका जीन बहुत ही अच्छा है, जो हेल्दी है। ठीक है, इस टाइप के बुल्स का यूज करना जिससे जो उनके बच्चे होंगे वो भी काफी हेल्दी होंगे। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एक्सपेंड करना और इंडिजिनस कैटल्स को कंजर्व करना, जो इंडिया के अपने इंडिजिनस कैटल्स हैं उन्हें कंजर्व करना। तो ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। फिर जो अब आता है इसके अंदर नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स, ये एक अवार्ड दिए जाते हैं, इसी स्कीम के अंदर आते हैं ये अवार्ड्स। तो इस अवार्ड को लॉन्च किया गया था 2021 में, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर लॉन्च किया गया था। अब ये अवार्ड ऐसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर है, तो ये ऑब्वियसली क्या करेगा कि जो डेयरी फार्मर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है डेयरी फार्मिंग को लेकर के, उसको रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट को रिवॉर्ड करेगा और इनोवेशन इन ब्रीडिंग, अगर कोई ब्रीडिंग में कोई अच्छा इनोवेशन कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड करेगा ये। और इस हिसाब से इंडिया देखे तो वर्ल्ड का 25% मिल्क इंडिया अकेले प्रोड्यूस करता है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है इंडिया, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क कंज्यूमर भी है इंडिया। तो ये था हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड। फिर जो अगला हमारा टॉपिक है वो कामराजार पोर्ट से रिलेटेड है। ये एक्चुअली पुराना टॉपिक है पर ये न्यूज़ में बना रहता है, इसलिए मैं इसे आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी इसके चांसेस हैं यूपीएससी में आने के। तो कामराजार पोर्ट को देख लें अगर, तो हम इंडिया में 14 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स वो होते हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। तो कामराजार पोर्ट इंडिया का एक मेजर पोर्ट है और इंडिया में टोटल 14 मेजर पोर्ट्स हैं। फिर न्यूली एडेड जो मेजर पोर्ट्स हैं उसमें से क्या है? वर्धमान पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। फिर गैलथिया पोर्ट है। गैलथिया पोर्ट कहाँ पे है? निकोबार में है, और ये इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कामराजार पोर्ट को देखें तो इसे एन्नोर पोर्ट भी कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है।
चेन्नई के नॉर्थ में पड़ता है, चेन्नई सिटी के नॉर्थ में पड़ता है। ये इंडिया का ओनली कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है। इसका मतलब कि इंडिया का ऐसा पोर्ट जो कि कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड है। तो इस हिसाब से कामराजार पोर्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे ओन कौन करता है? चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ओन करती है इसे, और ऑपरेट होता है ये लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंदर। ठीक, LLM लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंदर ऑपरेट होता है ये। मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पोर्ट का ऑपरेशन और हैंडलिंग संभालती हैं। अब पोर्ट्स की जो फंक्शनिंग होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आएगी? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में ही आएगी, सिंपल सी बात है। तो ये था कामराजार पोर्ट के बारे में और इंडिया के मेजर पोर्ट के बारे में। तो कुछ चीज़ें जो याद रखनी है आपको कि वर्धमान पोर्ट इंडिया का कंटेनर पोर्ट है, गैलाथिया पोर्ट इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, और कामराजार या एन्नौर पोर्ट इंडिया का ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। ठीक। तो अब फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? कॉफ़ी, कॉफ़ी से रिलेटेड है। तो अब कॉफ़ी के बारे में अगर हम देखें तो कॉफ़ी को कैसा क्लाइमेट चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। जनरली कॉफ़ी इंडिया में, साउथ इंडिया में होती है। तो साउथ इंडिया का क्लाइमेट क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि वो इक्वेटर के पास है। साउथ इंडिया हमारा इक्वेटर के काफ़ी पास है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ह्यूमिड। कॉफ़ी को रेन कितनी चाहिए? 150 से 250। ये सारी चीज़ें मेजर क्रॉप्स के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। जैसे यूपीएससी ने कॉटन से रिलेटेड पूछा था कि कॉटन को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूपीएससी कभी डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारी चीज़ें। फिर इसका टेम्परेचर कितना इसको रिक्वायर्ड होता है? ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब इसे सॉइल कैसी चाहिए? तो इसे वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर स्टेगनेंट वाटर इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर ये शेडी ट्रीज के अंदर ही इसे ग्रो किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राई वेदर इसे अच्छा चाहिए, ठीक है। फिर हिल के स्लोप्स पे इसे इसको कल्टीवेट किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें जो भी फालतू पॉइंट है वो मैंने पहले ही हटा दिए हैं, और जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उन चीज़ों को ही इंक्लूड किया है, ताकि जो नोट्स हैं वो बहुत ही शॉर्ट बन पाए। लंबा बनाने का कोई जरूरत नहीं, ऐसी चीज़ें क्यों लिखनी जो कभी पूछी ही नहीं जाएंगी। ठीक। फिर अब कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया और कॉफ़ी। इंडिया में कॉफ़ी का क्या सीन है? इंडिया में कॉफ़ी में अरेबिका और रोबस्टा दो टाइप की कॉफ़ीज बनती हैं। जो अरेबिका होती है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है, पर इंडिया में ज़्यादा रोबस्टा बनती है, जो कि 72% इंडिया की टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन का रोबस्टा ही है। इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर कौन है? वो ब्राज़ील है। और इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है। ब्राज़ील वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर भी है। अब इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ बनती है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस होती है कर्नाटका में। ठीक, कर्नाटका में जो एक चिकमंगलूर एरिया है उसे कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर कॉफी बोर्ड के बारे में, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कितने मेंबर हैं? 33 मेंबर हैं। कॉफी बोर्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट में बताइए। मैं पहले आपको ये वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंडिया के जो भी ये एग्रीकल्चरल बोर्ड्स हैं, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, टोबैको बोर्ड, ये सारी एक ही मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं। वो मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।